हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 12 मानव भूगोल के मूल सिद्धांत फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो बच्चों, अब आज हम देखने वाले हैं अध्याय 9 के अंतर्गत हम सब देखेंगे अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अध्याय 9 के अंतर्गत हम सब देखेंगे अंतरराष्ट्रीय व्यापार। तो बच्चों, आज हम एक बहुत मजेदार मजेदार टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि क्या आप जानते हैं कि जो मोबाइल आपके हाथ में है, इसके बहुत सारे पार्ट जो है वह भारत में नहीं बनते हैं। कुछ चिप अमेरिका से आती है, स्किन कोरिया से आती है और असेंबलिंग जो होता है वह भारत में होता है। क्यों? क्योंकि हर देश हर चीज नहीं बना सकता। हर देश हर चीज नहीं बना सकता। हर देश हर चीज का निर्माण नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हर देश खुद नहीं बना सकता और इसी वजह से एक देश दूसरे देश से सामान खरीदते हैं। एक देश जो है कि हमेशा दूसरे देश से सामान खरीदता है और यही जो खरीदने और बेचने की प्रक्रिया होती है एक देश से दूसरे देश, यही हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। इसी को हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आसानी से समझ गए होंगे और इसी के विषय में आज हम विस्तार से समझेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता क्या है, क्यों जरूरी होता है, इससे हमें क्या फायदा मिलता है। चलिए शुरू करते हैं। आप तृतीय क्रियाकलाप के रूप में व्यापार शब्द से पहले ही परिचित है, जो आप पुस्तक के अध्याय 7 में पढ़ चुके हैं। इसके पहले जब हमने ट्रेटरी जो अ, पढ़ रहे थे तृतीय क्रियाकलाप, तो उसमें हमने व्यापार को देखा था, अच्छे से परिचित होंगे। अध्याय 7 में पढ़ चुके हैं। आप जानते हैं कि व्यापार का तात्पर्य वस्तुओं और सेवाओं के स्वैच्छिक आदान प्रदान से होता है, यानी एक सामान को देना, दूसरे सामान को मंगाना। वही यहाँ पे कहने का मतलब है कि स्वैच्छिक आदान प्रदान से होता है। व्यापार करने के लिए दो पक्षों का होना आवश्यक है। एक व्यक्ति या पक्ष बेचता है, दूसरा खरीदता है। कुछ स्थानों पर लोग वस्तुओं का विनिमय करते हैं। व्यापार ही दोनों पक्षों के लिए समान रूप से लाभदायक होता है। व्यापार जो होता है वह समान रूप से दोनों पक्षों के लिए लाभदायक होता है। व्यापार दो स्तरों पर किया जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर। जो व्यापार होता है दो प्रकार से किया जा सकता है, एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, एक तो राष्ट्रीय स्तर पर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न राष्ट्रों के बीच राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान को कहते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय होता है, अंतर्राष्ट्रीय जो होता है, इसमें क्या होता है कि राष्ट्र की सीमाओं के आर पार वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है। एक देश से दूसरे देश आदान प्रदान किया जाता है, इसे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, जैसा कि इसके पहले हमने बताया आपको सरल भाषा में। तो राष्ट्रों को व्यापार करने की आवश्यकता उन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए होती है जिन्हें या तो वे देश या स्वयं उत्पादित नहीं कर सकते, या जिन्हें वे अन्य स्थान से कम दामों में खरीद सकते हैं। व्यापार करने के कारण होते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे जो होती है, यहाँ पे देखिए व्यापार करने की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि या तो वस्तुओं को उनको जरूरत होती है और वो स्वयं बना नहीं सकते हैं। दूसरी बात है कि उनको सस्ता मिल जाता है, तब वह दूसरी जगह से मंगा लेते हैं। अब आगे देखते हैं। आदिम समाज में व्यापार का आरंभिक स्वरूप विनिमय व्यवस्था था, जिसमें वस्तुओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान होता था, अर्थात वस्तु के समय में रुपए के स्थान पर वस्तु दी जाती थी। इस व्यवस्था में यदि आप एक कुम्हार होते और आपको एक नलसाज की आवश्यकता होती, तो आपको एक ऐसा नलसाज ढूंढना पड़ता जिसे आप द्वारा बनाए हुए बर्तनों की आवश्यकता होती। आप इसकी उसकी नलसाज सेवाओं के बदले अपने बर्तन देकर आदान प्रदान कर सकते थे। यहाँ पर एक अच्छा उदाहरण दिया गया है कि मान लीजिए आप एक कुम्हार होते और जो है कि किसी को जो है कि नलसाज की जरूरत होती, उसको आप बनाते और उसके बदले में कोई सामान लेते और उसको आप रिटर्न कर देते। तो इस तरीके से यहाँ पे कहा गया है। यहाँ पे देखिए आपको एक इमेज दिख रही होगी, चित्र संख्या 9.1। जान बिल मेला में वस्तुओं का आदान प्रदान करती दो महिलाएं। यहाँ पे देखिए कि वस्तुओं का आदान प्रदान करती दो महिलाएं। हर जनवरी में फसल कटाई की ऋतु के बाद गुवाहाटी में 35 किलोमीटर दूरी जागीराट में जान बिल मेला लगता है। संभवतः यह भारत का
एकमात्र ऐसा मेला है जहां विनिमय विनिमय व्यवस्था आज भी जीवित है। इस मेले के दौरान एक बड़े बाजार की व्यवस्था की जाती है और विभिन्न जनजातियों तथा समुदायों के लोग अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। तो इस मेले में आज भी जो है कि वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं, लोग जाते हैं। यह मेला आज भी लगता है, आज के समय में भी। रुपए अथवा मुद्रा के आवागमन के साथ ही विनिमय व्यवस्था की कठिनाइयों को दूर कर लिया गया है। पुराने समय में कागजी व धात्विक मुद्रा के आगमन से पहले उच्च नैजमान मूल्य वाली दुर्लभ वस्तुओं को मुद्रा के रूप में प्रयुक्त किया जाता था, जैसे चकमक पत्थर, ऑब्सीडियन, आग्नेय कांच, कौरी शिल, चीते के पंजे, वेल के दांत, कुत्ते के दांत, खालें, बाल, फर, मवेशी, चावल, पेपरकॉर्न, नमक, छोटे यंत्र, तांबा, चांदी और स्वर्ण। तो ये कुछ थी जो ये मुद्राएं थी, मुद्राओं के रूप में इनका उपयोग किया जाता था। क्या आप जानते हैं कि सैलरी शब्द लैटिन शब्द सैलेरियम से बना है, जैसे आज हम यूज करते हैं सैलरी शब्द का यूज किसी के वेतन के लिए। तो यहाँ पे देखिए यही कहा गया है कि ये जो सैलरी शब्द है लैटिन शब्द है, सैलेरियम से बना है, जिसका अर्थ है नमक के द्वारा भुगतान। क्योंकि उस समय समुद्र के जल से नमक बनाना ज्ञात नहीं था और इसे केवल खनिज नमक से बनाया जा सकता था, जो केवल उस समय प्राय दुर्लभ और खर्चीला था। यही वजह है कि भुगतान का एक माध्यम बना सैलरी, और आज हम वही सैलरी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो आप सब समझ गए होंगे कि सैलरी शब्द कहाँ से निकल कर आया। अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार का इतिहास। प्राचीन समय में लंबी दूरियों तक वस्तुओं का परिवहन जोखिमपूर्ण था, इसीलिए व्यापार स्थानीय बाजारों तक ही सीमित था। लोग तब तक अपने संसाधनों का अधिकांश भाग मूलभूत आवश्यकताओं, भोजन और वस्त्र पर खर्च करते थे। केवल धनी लोग ही आभूषण व महंगे परिधान खरीदते थे और परिणाम स्वरूप विलास की वस्तुओं का व्यापार आरंभ हुआ। रेशम मार्ग लंबी दूरी के व्यापार का एक आरंभिक उदाहरण है, जो 600 किलोमीटर के लंबे मार्ग के सहारे रोम को चीन से जोड़ता था। व्यापारी भारत, पर्सिया, ईरान और मध्य एशिया के मध्यवर्ती स्थानों से चीन में बने रेशम, रोम की ऊन व बहुमूल्य धातुओं तथा अन्य महंगी वस्तुओं का परिवहन करते थे। रोमन साम्राज्य के विखंडन के पश्चात 12वीं और 13वीं शताब्दी के दौरान यूरोपीय वाणिज्य में वृद्धि हुई। समुद्रगामी युद्धपोतों के विकास के साथ ही यूरोप एवं एशिया के बीच व्यापार बढ़ा तथा अमेरिका की खोज हुई। उसी समय अमेरिका की खोज हुई। 15वीं शताब्दी से ही यूरोपीय उपनिवेशवाद शुरू हुआ। अंग्रेजी उपनिवेशवाद शुरू हुआ। इस अमेरिकन दास नीलामी ने दासों की बिक्री अथवा अस्थायी रूप से स्वामियों द्वारा किराए पर लेने हेतु विज्ञापन दिया था। खरीदने वाले क्रेता प्राय कुशल व स्वस्थ दास के लिए $2000 चुकाते थे। ऐसी नीलामियों ने प्राय परिवार के सदस्यों को एक एक करके अलग कर दिया। उनमें से बहुतों ने अपने प्रियजनों को दोबारा देखा ही नहीं, क्योंकि दास प्रथा प्रचलित थी और घर का अगर एक इंसान चला जाता था धीरे धीरे दासों के रूप में, तो कई बार होता था कि दोबारा कभी मिल भी नहीं पाते थे। परिवार में सारे लोग अलग हो गए। दास प्रथा एक बहुत खराब व्यवस्था थी, जो कि पश्चिम में अत्यधिक मात्रा में व्याप्त थी। और विदेशी वस्तुओं के साथ व्यापार के साथ ही व्यापार के एक नए स्वरूप का उदय हुआ, जिसे दास व्यापार कहा गया। पुर्तगालियों, डचों, स्पेनिश लोगों व अमेरिका ने अफ्रीकी मूल निवासियों को पकड़ा और उन्हें बलपूर्वक बागानों में श्रम हेतु नए खोजे गए अमेरिका में परिवहित किया। दास व्यापार 200 वर्षों से भी अधिक समय तक एक लाभदायक व्यापार रहा, जब तक कि 1792 में डेनमार्क में, 1807 में ग्रेट ब्रिटेन में और 1808 में संयुक्त राज्य में
पूर्ण रूपेण समाप्त नहीं कर दिया गया। यानी 1808 में संयुक्त राज्य में और 1792 में डेनमार्क में और 1807 में ग्रेट ब्रिटेन में दास व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। अब देखते हैं बच्चों की औद्योगिक क्रांति के पश्चात कच्चे माल जैसे अनाज, मांस, ऊन की मांग भी बढ़ी, लेकिन विनिर्माण की वस्तुओं की तुलना में उनका मौद्रिक मूल्य घट गया। विनिर्माण की औद्योगिक क्रांति तो बढ़ी, कच्चे माल जैसे अनाज, मांस, ऊन की मांग तो बढ़ी, लेकिन विनिर्माण की वस्तुओं की तुलना में मौद्रिक मूल्य उनका घट गया। जो उनका मौद्रिक मूल्य था वह जो है कि कम हो गया। औद्योगिकृत राष्ट्रों ने कच्चे माल के रूप में प्राथमिक उत्पादों का आयात किया और मूल्य परक तैयार माल को वापस अनौद्योगिकृत राष्ट्रों को निर्यात कर दिया गया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन करने वाले प्रदेश अधिक महत्वपूर्ण नहीं रहे और औद्योगिक राष्ट्र एक दूसरे के मुख्य ग्राहक बन गए। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पहली बार राष्ट्रों ने व्यापार और संख्यात्मक प्रतिबंध लगाए। विश्व युद्ध के बाद के समय के दौरान व्यापार व शुल्क हेतु सामान्य समझौता गैट जैसे संस्थानों ने, जो कि बाद में विश्व व्यापार संगठन बना, शुल्क को घटा दिया। आप गैट के बारे में कुछ जानकारी और WTO के बारे में कुछ जानकारी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप इसको कमेंट बॉक्स में बताते हैं तो आपका जो मैसेज है या आंसर है हम आपको अपने कमेंट में पिन कर देंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पादन में विशिष्टीकरण का परिणाम है। यह विश्व की अर्थव्यवस्था को लाभान्वित करता है। यदि विभिन्न राष्ट्र वस्तुओं के उत्पादन या सेवाओं की उपलब्धता में श्रम विभाजन या विशेषीकरण को प्रयोग में लाए, इस प्रकार का विशिष्टीकरण व्यापार को जन्म दे सकता है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वस्तुओं और सेवाओं के तुलनात्मक लाभ, परिपूरकता, हस्तांतरणीयता के सिद्धांत पर आधारित होता है और सिद्धांततः यह व्यापारिक भागीदारों को समान रूप से लाभदायक होना चाहिए। आधुनिक समय में व्यापार विश्व के आर्थिक संगठन का आधार है। यह राष्ट्रों की विदेश नीति से संबंधित है। सुविकसित परिवहन तथा संचार प्रणाली से युक्त कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भागीदारी से मिलने वाले लाभों को छोड़ने का इच्छुक नहीं है। अब देखते हैं बच्चों की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार क्या है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों में विभिन्नता, भौतिक संरचना जैसे कि भूविज्ञान, उच्चावच, मृदा व जलवायु में भिन्नता के कारण विश्व के अंतर्राष्ट्रीय संसाधन असमान रूप से विपरीत है। भौगोलिक संरचना, खनिज संसाधन आधार को निर्धारित करते हैं और धरातली विभिन्नताएं फसलों व पशुओं की विविधता सुनिश्चित करती हैं। निम्न भूमियों में कृषि संभाव्यता अधिक होती है। पर्वत पर्यटकों को आकर्षित करते हैं और पर्यटन को बढ़ावा देते हैं। खनिज संसाधन संपूर्ण विश्व में असमान रूप से वितरित है। खनिज संसाधनों की उपलब्धता औद्योगिक विकास का आधार प्रदान करती है। जलवायु किसी दिए हुए क्षेत्र में जीवित रह जाने वाली पादप वन्य जात के प्रकार को प्रभावित करते हैं। प्रभावित करती है। यह विभिन्न उत्पादों की विविधता को भी सुनिश्चित करती है। उदाहरण के स्वरूप देखें तो ऊन उत्पादन ठंडे क्षेत्रों में ही हो सकता है। केला, रबड़ तथा कहवा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही उग सकते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा, जनसंख्या कारक। विभिन्न देशों में जनसंख्या के आकार, वितरण तथा उसकी विविधता व्यापार की गई वस्तुओं के प्रकार तथा मात्रा को प्रभावित करती है। सांस्कृतिक कारक, इसका पहला है सांस्कृतिक कारक। विशिष्ट संस्कृतियों में कला तथा हस्तशिल्प के विभिन्न
रूप विकसित हुए हैं जिन्हें विश्व भर में सराहा जाता है। उदाहरण स्वरूप चीन द्वारा उत्पादित उच्चतम कोटि का पार्सलीन चीनी मिट्टी का बर्तन तथा ब्रोकेड किमखाब जरीदार या बूटेदार कपड़ा। ईरान के कालीन प्रसिद्ध है, जबकि उत्तरी अफ्रीका का चमड़े का काम और इंडोनेशियाई बटीक छींट वाला वस्त्र बहुमूल्य हस्तशिल्प है। अब देखते हैं जनसंख्या का आकार। जनसंख्या का आकार सघन बसाव वाले देशों में आंतरिक व्यापार अधिक होता है, जबकि बाह्य व्यापार कम परिणाम वाला होता है, क्योंकि कृषि और औद्योगिक उत्पादों का अधिकांश भाग स्थानीय बाजारों में ही खप जाता है। जनसंख्या का जीवन स्तर बेहतर गुणवत्ता वाले आयातित उत्पादों की मांग को निर्धारित करता है, क्योंकि निम्न जीवन स्तर के साथ केवल कुछ लोग ही महंगी आयातित वस्तुएं खरीद पाने में समर्थ होते हैं। आर्थिक विकास की प्रावस्था देशों के आर्थिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं में व्यापार की गई वस्तुओं का स्वभाव प्रकार परिवर्तित हो जाता है। कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण देशों में विनिर्माण की वस्तुओं के लिए कृषि उत्पादों का विनिमय किया जाता है, जबकि औद्योगिकृत राष्ट्र मशीनरी और निर्मित उत्पादों का निर्यात करते हैं तथा खाद्यान्न तथा अन्य कच्चे पदार्थों का आयात करते हैं। विदेशी निवेश की सीमा विदेशी निवेश विकासशील देशों में व्यापार को बढ़ावा दे सकता है, जिनके पास खनन प्रबंधन तथा तेल खनन, भारी अभियांत्रिकी, काठ कबाड़ तथा बागवानी कृषि के विकास के लिए आवश्यक पूंजी का अभाव है। विकासशील देशों में ऐसे पूंजी प्रधान उद्योगों के विकास द्वारा औद्योगिकृत राष्ट्र खाद्य पदार्थों खनिजों का आयात सुनिश्चित करते हैं तथा अपने निर्मित उत्पादों के लिए बाजार निर्मित करते हैं। यह संपूर्ण चक्र देशों के बीच में व्यापार के परिमाण परिमाण को आगे बढ़ाता है। परिवहन पुराने समय में परिवहन के पर्याप्त और समुचित साधनों का अभाव स्थानीय क्षेत्रों में व्यापार को प्रतिबंधित करता था। केवल उच्च मूल्य वाली वस्तुओं जैसे रत्न, रेशम तथा मसाले का लंबी दूरियों तक व्यापार किया जाता था। रेल, समुद्री तथा वायु परिवहन के विस्तार और प्रशीतन तथा परिरक्षण के बेहतर साधनों के साथ व्यापार से स्थानिक विस्तार का अनुभव किया है। परिवहन अंतरराष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष अंतरराष्ट्रीय व्यापार के इम्पोर्टेंट पक्ष कौन कौन से हैं? अंतरराष्ट्रीय व्यापार के 3 महत्वपूर्ण पक्ष हैं। ए है परिमाण, प्रखंडी संयोजन और व्यापार की दिशा। परिमाण, प्रखंडी संयोजन और व्यापार की दिशा। अब देखते हैं व्यापार का परिमाण क्या है। व्यापार का परिमाण व्यापार की गई वस्तुओं का वास्तविक तौल परिमाण कहलाता है। हालांकि व्यापारिक सेवाओं को तौल में नहीं मापा जा सकता, इसीलिए व्यापार की गई वस्तुओं तथा सेवाओं के कुल मूल्य को व्यापार के परिमाण के रूप में नहीं जाना जा सकता। अब देखते हैं व्यापार संयोजन। पिछली शताब्दी में देशों द्वारा आयातित एवं निर्यातित वस्तुओं और सेवाओं के प्रकार में परिवर्तन हुए। पिछली शताब्दी के आरंभ में प्राथमिक उत्पादों का व्यापार प्रधान था, बाद में विनिर्मित वस्तुओं ने प्रमुखता प्राप्त कर ली और वर्तमान समय में यद्यपि विश्व का अधिकांश विनिर्माण क्षेत्र के आधिपत्य में है, सेवा क्षेत्र जिसमें यात्रा, परिवहन तथा अन्य व्यावसायिक सेवाएं सम्मिलित है, वो परिगामी प्रवृत्ति दर्शा रहा है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। बहुत पुराने डेटा है, तो इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए। जो नए डेटा है उसको देखना जरूरी है। यहाँ पे देखिए इसी तरीके से दिखाया गया है। कुल व्यापार में विभिन्न वस्तुओं और समूहों का अंश नीचे ग्राफ में दिया गया है। मशीनरी, परिवहन उपकरण, ईंधन और खाद्यान्न उत्पाद, कार्यालय, दूरसंचार, रसायन, स्वचालित उत्पाद, कृषि उत्पाद, अन्य विनिर्माण, उप विनिर्माण, लौह इस्पात, कपड़े, वस्त्र, इस तरीके से जो है कि प्रतिशत घटा बढ़ा है।
यहाँ पर भी देखिए कुछ दिया गया है आयात निर्यात, जो कि आपको वर्तमान समय में जानने की जरूरत है। बहुत पुराना डेटा है, इसको हम स्किप कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि व्यापार की दिशा। तो बच्चों अब हम देखते हैं व्यापार की दिशा। व्यापार की दिशा, व्यापार की दिशा। ऐतिहासिक रूप से वर्तमान कालिक विकासशील देश मूल्यपरक वस्तुओं तथा शिल्प आदि का निर्यात करते हैं, जो यूरोपीय देशों को निर्यात की जाती है। 19वीं शताब्दी के दौरान व्यापार की दिशा में प्रत्यावर्तन हुआ। यूरोपीय देशों ने विनिर्माण वस्तुओं को अपने उपनिवेश से खाद्य पदार्थों तथा कच्चे माल के बदले निर्यात करना शुरू कर दिया। यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में बड़े व्यापारिक साझेदार के रूप में उभरे और विनिर्माण वस्तुओं के व्यापार में अग्रणी बने। उस समय जापान भी तीसरा महत्वपूर्ण व्यापारिक देश था। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विश्व व्यापार की पद्धति में तीव्र परिवर्तन हुए। यूरोप के उपनिवेश समाप्त हो गए। 20वीं शताब्दी में यूरोप के उपनिवेश समाप्त हो गए समाप्त हो गए जबकि भारत, चीन और अन्य विकासशील देशों ने विकसित देशों के साथ प्रतिस्पर्धा शुरू कर दी। व्यापारिक वस्तुओं की प्रकृति भी बदल गई है। अब देखिए व्यापार संतुलन क्या होता है। व्यापार संतुलन, व्यापार संतुलन एक एक देश के द्वारा अन्य देशों को आयात एवं इसी प्रकार निर्यात की कई वस्तुओं एवं सेवाओं की मात्रा यानी परिमाण का उल्लेख करती है। यदि आयात का मूल्य देश के निर्यात के मूल्य की अपेक्षा अधिक है तो देश का व्यापार संतुलन ऋणात्मक अथवा प्रतिकूल है। यदि निर्यात का मूल्य आयात मूल्य की तुलना में अधिक है तो देश का व्यापार संतुलन धनात्मक अथवा अनुकूल है। एक देश की आर्थिकी के लिए व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन के गंभीर निहितार्थ होते हैं। एक ऋणात्मक संतुलन का अर्थ होता है कि देश वस्तुओं के क्रय पर उससे अधिक व्यय करता है जितना कि अपने सामानों के विक्रय से अर्जित करता है। यह अंतिम रूप में वित्तीय संचय की समाप्ति को अभिप्रेरित करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को दो प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, द्विपार्श्विक व्यापार। द्विपार्श्विक व्यापार दो देशों के एक साथ दो देशों के द्वारा एक दूसरे के साथ किया जाता है। आपस में निर्दिष्ट वस्तुओं का व्यापार करने के लिए वे सहमति करते हैं। उदाहरण उदाहरण के लिए देखते हैं, देश का कुछ कच्चे पदार्थ के व्यापार के लिए इन समझौते के साथ सहमत हो सकता है कि देश का कुछ अन्य निर्दिष्ट सामग्री खरीदेगा, अथवा इसके विपरीत भी हो सकता है। अब बहुपार्श्विक बहुपार्श्विक व्यापार, जैसा कि शब्द से स्पष्ट होता है कि बहुपार्श्विक व्यापार बहुत से व्यापारिक देशों के साथ किया जाता है। वहीं देश अन्य अनेक देशों के साथ व्यापार कर सकता है। देश के कुछ व्यापारिक साझेदारी को सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र की स्थिति प्रदान करता है। अब मुक्त व्यापार की स्थिति। मुक्त व्यापार की स्थिति व्यापार हेतु अर्थव्यवस्थाओं को खोलने का कार्य मुक्त व्यापार अथवा व्यापार उदारीकरण के रूप में जाना जाता है। यह कार्य व्यापारिक अवरोधों जैसे सीमा शुल्क को घटाकर किया जाता है। घरेलू उत्पादों एवं सेवाओं से प्रतिस्पर्धा करने के लिए व्यापार उदारीकरण सभी स्थानों से वस्तुओं और सेवाओं के लिए अनुमति प्रदान करता है। भूमंडलीकरण और मुक्त व्यापार व्यापार विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को उन पर प्रतिकूल थोपते हुए तथा उन्हें विकास के समान अवसर न देकर बुरी तरह से प्रभावित कर सकते हैं। परिवहन एवं संचार तंत्र के विकास के साथ ही वस्तुएं एवं सेवाएं पहले की अपेक्षा तीव्रगामी से एक दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुंच सकती हैं। किंतु व्यापार मुक्त व्यापार को केवल संपन्न देशों द्वारा ही बाजार की ओर नहीं ले जाना चाहिए, बल्कि विकसित देशों को चाहिए कि वे अपने स्वयं के बाजारों को विदेशी उत्पादों तक संरक्षित रखें। देश को भी डंप की गई वस्तुओं के सतर्क में रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मुक्त व्यापार के साथ इस प्रकार की सस्ते मूल्य की डंप की गई वस्तुएं घरेलू उत्पाद को नुकसान पहुंचा सकती। डंप करना मतलब क्या होता है? कुछ ही डंप कर गई। डंप करना लागत की दृष्टि से नहीं, वरना भिन्न भिन्न कारणों से अलग अलग कीमत की किसी वस्तु को दो देशों में विक्रय करने की प्रथा डंप कहलाती है। अब आगे देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों की विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन
इसकी पूरी जानकारी हम इकट्ठी करते हैं। अगर इसके बारे में कुछ और एक्स्ट्रा जानकारी आपके पास है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं और बच्चों तक साझा करें। विश्व व्यापार संगठन की 1948 में विश्व को उच्च सीमा शुल्क और विभिन्न प्रकार की अन्य बाधाओं से मुक्त कराने हेतु कुछ देशों द्वारा जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ गैट का गठन किया गया 1948 में। तो गैट का फुल फॉर्म क्या है कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ गठन किया गया। 1994 में सदस्य देशों के द्वारा राष्ट्रों के बीच मुक्त एवं निष्पक्ष व्यापार को प्रोन्नत करने के लिए एक अस्थायी संस्था के निर्माण का निश्चय किया गया तथा जनवरी 1995 से गैट गैट को विश्व व्यापार संगठन के रूप में निर्यात जो है कि रूपांतरित कर दिया गया। तो गैट पहले जब बना था 1948 में, उसके बाद 1995 में गैट को जो है कि WTO के रूप में रूपांतरित कर दिया गया। अब गैट को ही हम WTO के नाम से जानते हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो है WTO के बारे में कि जो है कि विश्व व्यापार संगठन एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के मध्य वैश्विक नियमों का व्यवहार करता है। यह विश्वव्यापी व्यापार तंत्र के लिए नियमों को नियत करता है और इसके सदस्य देशों के मध्य विवादों का निपटान करता है। विश्व व्यापार संगठन दूरसंचार और बैंकिंग जैसे सेवाओं तथा अन्य विषयों जैसे बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार को भी अन्य कार्यों में सम्मिलित करता है। उन लोगों के द्वारा विश्व व्यापार संगठन की आलोचना एवं विरोध किया गया है जो मुक्त व्यापार और अर्थव्यवस्था के भूमंडलीकरण के प्रभावों से परेशान है। इस पर तर्क दिया गया है कि मुक्त व्यापार आम लोगों के जीवन को अधिक संपन्न नहीं बनाता, धनी देशों को और अधिक धनी बनाकर यह वास्तव में गरीब और अमीर के बीच खाई को बढ़ा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि विश्व व्यापार संगठन में प्रभावशाली राष्ट्र केवल अपने वाणिज्यिक हितों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके अतिरिक्त अनेक विकसित देशों ने अपने बाजारों को विकसित देशों के उत्पादों के लिए पूरी तरह से नहीं खोलता है। यह भी तर्क दिया जाता है कि स्वास्थ्य, श्रमिकों के अधिकार, बाल और श्रम और पर्यावरण जैसे मुद्दों की उपेक्षा की गई है। अब यहाँ पे देखिए कि क्या आप जानते हैं विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। दिसंबर 2005 में 149 देश विश्व व्यापार संगठन के सदस्य हैं। तो आप हमें कमेंट में बताइए कि इस टाइम जो है कि WTO में कितने सदस्य हैं, WTO में कितने सदस्य शामिल हैं वर्तमान समय में, यानी कि 2025 में कितने सदस्य शामिल हैं। विश्व व्यापार संगठन के संस्थापक सदस्यों में से एक रहा है। भारत जो है कि WTO का एक मेंबर है, इस बात को ध्यान रखिएगा। बच्चों अब आगे देखते हैं प्रादेशिक व्यापार समूह। प्रादेशिक व्यापार समूह प्रादेशिक व्यापार समूह तो प्रादेशिक व्यापार समूह व्यापार की मदों में भौगोलिक सामीप्य, समरूपता और पूरकता के साथ देशों के मध्य व्यापार को बढ़ाने एवं विकासशील देशों के व्यापार पर लगे प्रतिबंध को हटाने के उद्देश्य से अस्तित्व में आए हैं। आज 120 प्रादेशिक व्यापार समूह विश्व के 52% व्यापार का जनन करते हैं। इन व्यापार समूहों का अंततः प्रादेशिक व्यापार को गति देने में वैश्विक संगठनों के असफल होने के प्रत्युत्तर में हुआ है। यद्यपि ये प्रादेशिक समूह सदस्य राष्ट्रों में व्यापार शुल्क को हटा देते हैं तथा मुक्त व्यापार को बढ़ावा देते हैं, लेकिन भविष्य में विभिन्न व्यापारिक समूहों के बीच मुक्त व्यापार का बने रहना कठिन होता जा रहा है। कुछ प्रादेशिक व्यापार समूह तालिका संख्या 9.3 में सूचीबद्ध किए गए हैं, इनको हम देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए दिया गया है 9.3 प्रादेशिक जो है प्रमुख प्रादेशिक व्यापार समूह, इनको हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम प्रादेशिक समूह, उसके बाद इनका मुख्यालय कहाँ है, सदस्य राष्ट्र कौन कौन से हैं, उत्पत्ति कब हुई, वस्तुएं कौन कौन सी शामिल है और सहयोग के अन्य क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम आसियान को देखेंगे। आसियान का जो मुख्यालय है जकार्ता यानी इंडोनेशिया में है और इसके जो सदस्य राष्ट्र हैं जैसे ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम। और इसकी जो उत्पत्ति हुई, इसकी स्थापना जो हुई 1967 में हुई थी।
इसमें जो प्रमुख वस्तुएं शामिल है जैसे कृषि उत्पाद हो गए, रबड़ हो गया, ताड़ का तेल हो गया, चावल हो गया, नारियल, कॉफी, खनिज, तांबा, कोयला, निकिल और टंगस्टन, ऊर्जा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा सॉफ्टवेयर उत्पाद शामिल है। आसियान के अंतर्गत इतनी सारी चीजें का आयात निर्यात किया जाता है। और देखिए यहाँ पे सहयोग के जो अन्य क्षेत्र है इसमें क्या है कि आर्थिक वृद्धि को त्वरित करना, सांस्कृतिक विकास को बढ़ावा देना, शांति और प्रादेशिक स्थायित्व को बनाए रखना। तो यह हमारा हो गया आसियान, पहला जो है प्रादेशिक समूह। अब दूसरा प्रादेशिक समूह है CIS। CIS इसका जो मुख्यालय है वह मिन्स्क में है और उसको जो सदस्य राष्ट्र है अर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्डोवा, रूस, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन और उज्बेकिस्तान। तो याद रखिएगा जी हाँ, तान है, ज्यादातर ऐसे देश जो है CIS के सदस्य हैं। यहाँ पे देखिए शामिल वस्तुएं कौन कौन सी हैं। तो अशोधित तेल और प्राकृतिक गैस, सोना, कपास, रेसे, एल्यूमिनियम, अर्थव्यवस्था और प्रतिरक्षा और विदेश नीति के मामलों पर समन्वय एवं सहयोग। तो इस तरीके से CIS मदद करता है। तीसरा देखते हैं कि EU, यूरोपीय संघ। EU, यूरोपीय संघ, इसका जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। इसमें शामिल सदस्य देश कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, फिनलैंड, आयरलैंड, इटली, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन और यूनाइटेड किंगडम। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि इसकी जो स्थापना कब हुई थी, कब आया था अस्तित्व में? EEC मार्च 1957, EU फरवरी 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। कृषि उत्पाद, खनिज रसायन, लकड़ी, कागज, परिवहन की गाड़ियां, ऑप्टिकल उपकरण, घड़ियां, कलाकृतियां, पुरावस्तु। एकल मुद्रा के साथ एकल बाजार, इस तरीके से देख सकते हैं कि एकल मुद्रा के साथ एकल बाजार। लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन, लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन, इसका जो है मांटेवीडियो, उरुग्वे, यहाँ पे इसका मुख्यालय है। शामिल सदस्य देश कौन कौन से हैं? अर्जेंटीना, बोलीविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, मैक्सिको, पराग्वे, पेरू, उरुग्वे और वेनेजुएला। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सदस्य देश हो गए। जो इसका अस्तित्व में कब आया, उत्पत्ति कब हुई? 1960 में। तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। अब हम देखते हैं नाफ्टा। नाफ्टा, नाफ्टा जो है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। तो इसका जो मुख्यालय है वह संयुक्त राज्य अमेरिका, USA में है। सॉरी, इसका जो मुख्यालय नहीं बताया गया है यहाँ पर, और इसका जो सदस्य राष्ट्र है वह USA है। और यहाँ पे देखिए जो अस्तित्व में कब आया नाफ्टा, 1994 में। यहाँ पे कृषि उत्पाद, मोटर गाड़ियां, स्वचालित पुर्जे, कंप्यूटर, वस्त्र, इन सब चीजों का आयात निर्यात होता है और इन सब चीजों पर जो है मुक्त व्यापार समझौता को छूट मिलती है। अब देखते हैं ओपेक। ओपेक, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक, इसका जो मुख्यालय वियना में है। इसके सदस्य राष्ट्र कौन कौन से हैं? अल्जीरिया, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला। तो ये ओपेक के कुछ सदस्य देश हो गए। यह अस्तित्व में कब आया ओपेक? 1949। और अशोधित खनिज तेल, यह जो है कि कुछ वस्तुएं हैं और क्या मदद करता है? खनिज तेल की नीतियों का समन्वय एवं एकीकरण करना। लास्ट में देखते हैं हम साफ्टा। साफ्टा, साफ्टा साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, साफ्टा। तो शामिल देश बांग्लादेश, मालदीव, भूटान, नेपाल, भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका, यानी पड़ोसी देश जो हैं भारत के, वह साफ्टा बनाए हैं। जनवरी 2006 में यह अस्तित्व में आया। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्या सहयोग करते हैं कि अंतर प्रादेशिक व्यापार के करों को घटाना इनका जो है उद्देश्य है, या ये सहायता करते हैं। अब बच्चों हम आगे देखते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित मामले कौन कौन से हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार से संबंधित मामले,
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित मामले। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का होना राष्ट्रों के लिए पारस्परिक लाभदायक होता है यदि यह प्रादेशिक विशिष्टीकरण, उत्पादन उत्पादन के उच्च रहन सहन के स्तर, वस्तुओं एवं सेवाओं की विश्वव्यापी उपलब्धता, कीमतों और वेतन का सामान्यीकरण, ज्ञान और संस्कृति के प्रस्फुरण को प्रस्फुरण को प्रेरित करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देशों के लिए हानिकारक हो सकता है यदि यह अन्य देशों पर निर्भरता, विकास के असमान स्तर, शोषण और युद्ध का कारण बनने वाली प्रतिद्वंदिता की ओर उन्मुख है। विश्वव्यापी व्यापार जीवन के अनेक पक्षों को प्रभावित करते हैं। यह सारे विश्व में पर्यावरण से लेकर लोगों के स्वास्थ्य एवं कल्याण इत्यादि सभी को प्रभावित कर सकता है जैसे जैसे देश अधिक व्यापार के लिए प्रतिस्पर्धी बनते जा रहे हैं, उत्पादन और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग बढ़ता जा रहा है और संसाधनों को नष्ट होने की दर उनमें पुनर्भरण की दर से तीव्र तीव्र होती है। परिणाम स्वरूप समुद्री जीवन की तीव्रता से नष्ट हो रहा है, वन काटे जा रहे हैं और नदी बेसिन निजी पेयजल कंपनियों को बेचे जा रहे हैं। तेल, गैस खनन, औषधि विज्ञान और कृषि व्यवसाय में संलग्न बहुराष्ट्रीय निगम और अंतर्राष्ट्रीय प्रदूषण करते हुए हर कीमत पर अपने कार्यों को बनाए रखती है। उनके कार्य करने की पद्धति सतत पोषणी विकास के मानकों का अनुसरण नहीं करती। यदि संगठन केवल लाभ बनाने की ओर उन्मुख हो रहे हैं और पर्यावरणीय तथा स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर ध्यान नहीं देते हैं तो यह भविष्य के लिए गहरे निहितार्थ हो सकते हैं, भविष्य के लिए गहरे खतरे हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि पत्तन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार। पत्तन जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रवेश द्वार है। पत्तन जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दुनिया के मुख्य प्रवेश द्वार पोताश्रय एवं पतन होते हैं। इन्हीं पतनों के द्वारा जहाजी माल तथा यात्री विश्व के एक भाग से दूसरे भाग को जाते हैं। पतन जहाज के लिए गोदी लादने, उतारने तथा भंडारण हेतु सुविधाएं प्रदान करते हैं। इन सुविधाओं को प्रदान करने के उद्देश्य से पत्तन के प्राधिकारी नौगम्य द्वारों का रखरखाव, रस्सों व बजरों की व्यवस्था करने और श्रम एवं प्रबंध की सेवाओं को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करते हैं। एक पत्तन के महत्व को नौभार के आकार और निपटान के लिए जहाजों की संख्या द्वारा निश्चित किया जाता है। और यह एक पत्तन द्वारा निपटाया नौभार उसके पृष्ठ प्रदेश के विकास के स्तर का सूचक है। सैन फ्रांसिस्को विश्व का सबसे बड़ा स्थल रोध पत्तन है। यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा सैन फ्रांसिस्को। अब यहाँ पे देखिए पत्तन के प्रकार कौन कौन से हैं। पत्तन कितने प्रकार के होते हैं। पत्तन के प्रकार। सामान्यतः पत्तनों का वर्गीकरण उनको द्वारा संभाले गए यातायात के प्रकार के अनुसार किया जाता है। नौगम्य निपटाए गए नौभार के अनुसार पत्तनों के प्रकार। औद्योगिक पत्तन। यह पत्तन थोक नौभार के लिए विशेषीकृत होते हैं, जैसे अनाज, चीनी, अयस्क, तेल, रसायन और इसी प्रकार के पदार्थ। इन्हें हम इंडस्ट्रियल पत्तन कहते हैं। दूसरा है वाणिज्यिक कमर्शियल। ये पत्तन सामान्यतः नौभार संवेष्टि उत्पादों, विनिर्मित वस्तुओं का निपटान करते हैं। ये पत्तन यात्री यातायात का भी प्रबंध करते हैं। यहाँ पे देखिए एक चित्र दिया गया है आप सबके सामने। यहाँ पे देखिए लेनिनग्राद का वाणिज्यिक पत्तन। यहाँ पे देखिए दिख रहा होगा लेनिनग्राद का एक वाणिज्यिक पत्तन है। अब देखिए दिख रहा है कि विस्तृत पत्तन तीसरा नंबर का जो विस्तृत पत्तन। ये पत्तन बड़े परिमाण में सामान्यतः नौभार का थोक प्रबंध करते हैं। संसार के अधिकांश महान पत्तन विस्तृत पत्तनों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं। अवस्थिति के आधार पर पत्तनों के प्रकार। अवस्थिति के आधार पर देखा जाए पत्तनों के प्रकार को। अंतर्देशीय पत्तन। ये पत्तन समुद्री तट से दूर अवस्थित होते हैं। ये समुद्र से एक नदी अथवा नहर द्वारा जुड़े होते हैं। ये पत्तन चौरस तल वाले जहाज या बजरे द्वारा ही गम्य होते हैं। उदाहरण स्वरूप मानचेस्टर एक नहर से जुड़ा है। मोफिस मिसिसिपी नदी पर स्थित है। राइन के अनेक पत्तन हैं, जैसे मैनहीम, ड्यूसबर्ग और कोलकाता। हुगली नदी जो गंगा नदी की एक शाखा है, हुगली स्थित है। अब यहाँ पे देखिए बाह्य पत्तन। बाह्य पत्तन कौन से होते हैं। ये गहरे जल के पत्तन है जो वास्तविक पत्तन से दूर बने होते हैं। उन जहाजों जो अपने
अपने बड़े आकार के कारण उन तक पहुंचने में सक्षम है, को ग्रहण करके पैतृक पत्तनों को सेवाएं प्रदान करते हैं। उदाहरण स्वरूप एथेंस तथा यूनान में अनेक बाह्य पत्तन पिरेयस पिरेयस एक उच्च कोटि का संयोजन है। विशिष्टीकृत कार्यकलापों के आधार पर पत्तनों के प्रकार। तैल पत्तन ए पत्तन तेल के प्रक्रमण और नव परिवहन का कार्य करते हैं। इनमें से कुछ टैंकर पत्तन है तथा कुछ तेल शोधन पत्तन है। वेनेजुएला में मराकाइबो, ट्यूनीशिया और एस्खीरा, लेबनान में त्रिपोली टैंकर पत्तन है। फारसिया की खाड़ी पर अपादान एवं तेल शोधन पत्तन है। अब यहाँ पे दूसरा देखते हैं कि मार्ग पत्तन, विश्राम पत्तन। ये ऐसे पत्तन है जो मूल रूप से मुख्य समुद्री मार्गों पर विश्राम के रूप में विकसित हुए हैं, जहां पर जहाज पुनः ईंधन भरने, जल भरने तथा सामग्री लेने के लिए लंगर डाला करते थे। बाद में वाणिज्यिक पत्तनों में विकसित हो गए। अदन, होनोलुलु तथा सिंगापुर इसके अच्छे उदाहरण है। अदन, होनोलुलु, सिंगापुर इसके अच्छे उदाहरण है। अब यहाँ पे पैकेट स्टेशन, तीसरा है पैकेट स्टेशन। इन्हें फेरी पत्तन के नाम से जाना जाता है। ये पैकेट स्टेशन विशेष रूप से छोटी दूरियों को तय करते हैं। जलीय क्षेत्रों के आर पार डाक तथा यात्रियों के परिवहन आवागमन से जुड़े होते हैं। ये स्टेशन जोड़ों में इस प्रकार अवस्थित होते हैं कि वे जलीय क्षेत्र के आर पार एक दूसरे के सामने होते हैं। उदाहरण स्वरूप देखें, इंग्लिश चैनल के आर पार इंग्लैंड, डोवर एवं फ्रांस में कैलाइस। इंग्लैंड में डोवर तथा फ्रांस में कैलाइस। अब यहाँ पे आत्रपोपत्तन, ये वे एकत्रण केंद्र है जहाँ विभिन्न देशों का निर्यात हेतु वस्तुएं लाई जाती है। सिंगापुर एशिया के लिए एक आत्रपेय पत्तन है। आपसे पूछा जाएगा कि आत्रपेय पत्तन का उदाहरण कौन सा है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा जो है कि आत्रपेय पत्तन है, तो सबसे पहले आप लोग मारेंगे कि टिक जो करेंगे, गोला भरेंगे। सिंगापुर जो है कि एशिया का एक आत्रपेय पत्तन है। रॉटरडैम यूरोप के लिए और कोपेनहेगन बाल्टिक क्षेत्र के लिए आत्रपेय पत्तन है। रॉटरडैम जो है वह यूरोप के लिए और कोपेनहेगन बाल्टिक क्षेत्र के लिए आत्रपेय पत्तन है। आप यहाँ पे देखिए नौसेना पत्तन। नौसेना पत्तन क्या है? नौसेना पत्तन ये केवल सामाजिक महत्व के पत्तन है। ये पत्तन युद्ध जहाजों को सेवाएं देते हैं तथा उनके लिए मरम्मत कार्यशालाएं चलाते हैं। कोची तथा कारवाड़ भारत में ऐसे पत्तनों के उदाहरण हैं। तो इसी तरीके यह चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए कुछ अभ्यास प्रश्न दिया गया है, इनको हम सब देख लेते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहला जो हमारा अभ्यास प्रश्न है कौन सा है कि नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए संसार के महान पत्तन इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं। सबसे पहला है कि महानतम पत्तन, यहाँ पे देखिए नौसेना पत्तन सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है? इसका सही उत्तर है उत्तरी अमेरिका, यानी नॉर्थ अमेरिका। तीसरा प्रश्न है आपका कि दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रों में से कौन सा एक ओपेक का सदस्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वेनेजुएला। चौथा प्रश्न, निम्न व्यापार समूहों में से भारत किसका एक सह सदस्य है? इसका सही उत्तर हो जाएगा साफ्टा। तो इस तरीके से बच्चों यह हमारा जो है कि चैप्टर कंप्लीट होता है। अब यह जो बुक है पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हम देखेंगे जो इसकी पार्ट सेकंड बुक है क्लास 12th की, उसको देखेंगे हम। तो मिलते हैं अब अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करें, कंटिन्यू रखें।